व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात, मेडिकल सुविधाओं पर जताई चिंता। कर्नाटक बना कांग्रेस का एटीएम, नेता विपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी का हमला। निलंबुर उपचुनाव में विश्वास का संदेश यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने बांटा। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने की मुलाकात, अस्पताल और कॉलेज की बदहाल स्थिति पर जताई चिंता। राजधानी में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना चिंताएं व्यक्त की। छात्रों ने खासतौर पर हॉस्टल की जर्जर स्थिति और अत्यधिक भीड़भाड़ को लेकर शिकायत की। एमबीबीएस छात्र आयुष अग्रवाल ने बताया, आज हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हॉस्टल व कैंपस में आ रही समस्याओं के बारे में बताया। सबसे बड़ी समस्या हॉस्टल में ओवरक्राउडिंग की है। जो कमरे 2 या 3 छात्रों के लिए बनाए गए हैं, उनमें अब 7 से 8 छात्रों को ठूसा जा रहा है। वह मुश्किल से बिस्तर लगाने की जगह है। अलमारी, स्टडी टेबल और कुर्सियों के लिए कोई स्थान नहीं बचता, जिससे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज सीएम मैम से आज मिलने आए हुए थे। हमारे हॉस्टल और कैंपस में जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि हमारे जो हॉस्टल जहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे एक रूम में जहाँ पे 2 या 3 बच्चों की रहने की जगह है, वहाँ पे 7 या 8 लोगों को रहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रूम्स कम है और हॉस्टल का इंफ्रा कम है। और वहाँ पे हमें एक बेड पर है, सिर्फ बेड रखने की जगह है, वहाँ पे ना ही अलमारी की जगह है, ना ही टेबल कुर्सी, मतलब पढ़ने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत होती है। इनफैक्ट कि इतने लोग जब एक रूम में सो रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, तो फिर सोने में भी दिक्कत होती है। और साथ में मतलब बाकी चीज़ों में भी हमें वॉशरूम्स की जो फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम भी कई जगह जो वो उतने अप टू डेट नहीं है, ख़राब से हो रखे हैं, कहीं पानी की दिक्कत आती है कभी कभार। और उसके अलावा हमारे कैंपस में कोई प्रॉपर एक बाउंड्री नहीं है। कैंपस के अंदर कई जगह पे इंक्रोचमेंट्स हो रखे हैं। जिन्होंने इंक्रोचमेंट करे हुए हैं, वहाँ पे दुकानें खोल रखी हैं, उनके उस टाइप के असामाजिक तत्व भी रहते हैं वहाँ पे। और आकर के कभी कभार लड़कियों के साथ, हमारी जो फीमेल बैचमेट्स हैं, उनके साथ कुछ छेड़खानी की भी गतिविधियाँ हुई हैं पहले में। और रात में जो बाकी लड़कियाँ हैं, उन्हें घूमने में भी काफ़ी अनसेफ फील होता है। कैंपस के अंदर भी घूमने में अनसेफ फील होता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स हैं और वहाँ पर लोग आते रहते हैं। और उसके अलावा कैंपस में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, तो बाहर से भी लोग आकर के काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं पहले भी। सीएम मैम ने कहा कि सबसे पहले एक वेल डिफाइंड बाउंड्री की बात होगी कि सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो सीएम मैम ने कहा कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके, उन्होंने इनफैक्ट टाइम लिमिट्स भी दी कि 7 दिन के अंदर उन्हें ये सारी अपडेट्स चाहिए, हर 15 दिन में उन्हें अपडेट्स चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। तो सबसे पहले इंक्रोचमेंट्स को हटाने की बात होगी और एक वेल डिफाइंड कैंपस बाउंड्री होगी, वेल डिमार्केटेड। उसके अलावा एक न्यू हॉस्टल ब्लॉक बनाने की बात चल रही है, जो कि मतलब मैम ने बताया कि 22 फ्लोर का होगा और उसमें कूलिंग की व्यवस्था भी होगी। और 150 करोड़ के आसपास कुछ फंड भी अलॉटेड हो चुका है उसको लेकर के। और अब अगली खबर। कर्नाटक की हालत एटीएम जैसी हो गई है। विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी का कांग्रेस पर हमला। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग सच को दबाना चाहते हैं, लेकिन जो BR पाटिल ने सार्वजनिक रूप से कहा वो बिल्कुल सच है और सभी को पता है। कांग्रेस पार्टी अब भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है। हर चीज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और समाज सेवा तथा न्याय की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। उन्होंने आगे कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक एक एटीएम बन जाएगा, और अब वही हो रहा है। कई नेता आज सच्चाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री खुद भी शामिल है, जो इस पूरी समस्या का हिस्सा है। यह है कर्नाटक की वर्तमान स्थिति। They wanted to curb the truth now. Okay, what BR Patil is said outside, it is true. Everybody knows that. This Congress party so become a what corrupt practices now. And for everything they are charging. They are not doing any social work or social justice. So that earlier itself we told, if they come to power, Congress party will make ATM in Karnataka. Now it has happened. And what BR Patil said is true. Many of the leaders now are talking against the truth. So what Chief Minister can do? Chief Minister also one among them. That is the situation in Karnataka. अगली खबर।
निलंबुर उपचुनाव से पहले विश्वास और सद्भाव का संदेश यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने बांटा पायसम। निलंबुर उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्यों ने अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच पायसम तैयार कर परोसी, जिसे विश्वास, सौहार्द और सकारात्मकता का प्रतीक माना जा रहा है। यूडीएफ कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पहल न केवल मतदाताओं से जुड़ने का तरीका है, बल्कि ये दिखाने का प्रयास भी है कि वे पूरे आत्मविश्वास और सद्भाव के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की और इसे चुनावी माहौल में एक ताजगी भरा बदलाव बताया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में आयोजित हुई अनुमान समिति की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, ये अमृत महोत्सव जैसा अवसर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में अनुमान समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, अनुमान समिति की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई में इस तरह की कॉन्फ्रेंस का होना अपने आप में एक उपलब्धि है। ये एक अमृत महोत्सव के समान है। शिंदे ने समिति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक बेहद अहम समिति है जो राज्य सरकारों के फैसलों की निगरानी और समीक्षा करती है। इसके जरिए नीतियों और खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आज पूरे देश भर से जो एस्टिमेट कमेटी जो है, प्राकलन कमेटी, उसका 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है, परिषद है। और इसमें लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी भी है और राज्यसभा के चेयरमैन हरिवंश जी है और सभी लोग, सभी राज्यों के एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन है, मेंबर्स है। ये आज यहाँ पर मुंबई में है और ये परिषद जो है, ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पहले भी एक बार ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी और इसका ये जो कमेटी है उसका भी एस्टिमेट कमेटी का अमृत महोत्सव है और वो मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में विधान भवन के हो रहा है। ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे राज्य के लिए भी गौरव की बात है। और निश्चित रूप से ये जो एस्टिमेट कमेटी है, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण कमेटी है। ये कमेटी में जो लोग हैं वो राज्य सरकार जो निर्णय लेती है उस पर देखरेख रखने का काम, मॉनिटर करने का काम और जहाँ कुछ अच्छा होता है, गलत होता है, उसके ऊपर भी अंकुश रखने का काम ये कमेटी करती है, ताकि कहीं भी जो बजट प्रोविजन जो जिस काम के लिए किया होता है
उसका पूरा जो एक तरफ से एग्जामिन करने का और उसके ऊपर पूरी तरह मॉनिटर करने का काम करता है। इसलिए जो भी प्रोविजन सरकार करती है उस काम के ऊपर जो काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देखने का अधिकार ये कमेटी को है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लुधियाना वेस्ट और विसावदर उपचुनाव में जीत की ओर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नाचते हुए जश्न मनाया, क्योंकि पार्टी को पंजाब और गुजरात उपचुनावों में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में जीत की ओर अग्रसर है, जबकि गुजरात के विसावदर सीट से गोपाल इतलिया ने जीत दर्ज की। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय के बाहर मिठाइयां बांटी और पार्टी के झंडे लहराते हुए विजय के नारे लगाए। इस जीत को आपने जनता के भरोसे की जीत बताया और कहा कि ये उनके काम की राजनीति की स्वीकृति है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी श्रद्धांजलि। 15 जुलाई को होगा प्रतिमा अनावरण। राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज हमने अपनी पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित किया। कल हमने एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी आयोजित किया था और कल एक पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने आगे कहा, वीरभद्र सिंह जी द्वारा दिखाया गया मार्ग हमारे लिए प्रेरणा है और हमारा उद्देश्य उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश का विकास करना है। जो है वो हमारे पार्टी ऑफिस में ये उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था और पिछले कल भी उनकी याद में अच्छा एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट जो है वो रिज मैदान के ऊपर करवाया गया। और इस बारी उनका एक जो है धार्मिक रूप से, क्योंकि 4 साल उनको गए पूरे हुए हैं, तो जो है चबरखे का जो एक जो पूजा होती है और कार्यक्रम होता है वो भी अगले कल रामपुर में रखा गया है। उसमें भी हम सब ने, जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, सभी नेता हैं, मुख्यमंत्री जी है और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और मिलकर हमारा यही लक्ष्य है कि हम आगे चलें, हिमाचल प्रदेश का समान विकास करें, प्रदेश को आगे लेकर जाएं और हर इलाके का समान विकास हो,
इसी दृष्टि से हम निरंतर आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। नहीं, उसका जो है वो सब चीज़ें फाइनल हो गई है और प्रतिमा लगकर तैयार हो गई है जगह पर, जहाँ पे निर्धारित जगह है। मगर क्योंकि अभी जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है वो उनकी कुछ समय की उपलब्धि नहीं थी, इसलिए उनके आग्रह पर हमने इसको 15 जुलाई को करने का निर्णय लिया है। तो उस दिन जितने भी हमारी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उस दिन व्यक्तिगत रूप से रिज मैदान पे उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और हमारे सभी साथी वहाँ उपस्थित रहेंगे। विपक्ष के साथियों को भी हमने वहाँ बुलाया है क्योंकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया। तो इसलिए हमने नेता प्रतिपक्ष को भी उसमें आमंत्रित किया है, जयराम जी को और सभी और साथियों को भी, ताकि इस मौके पर हम एक श्रद्धांजलि भी उनको दें और जो उनका एक योगदान प्रदेश के प्रति रहा है उसको हम सब याद भी रखें और मिलकर हम सब आगे चलें। और अब अगली खबर। देश भर में फर्जी बम धमकी भेजने वाली चेन्नई की महिला गिरफ्तार। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने किया बड़ा खुलासा। अहमदाबाद साइबर क्राइम शाखा ने एक बड़े फर्जी बम धमकी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए चेन्नई की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो देश के कई राज्यों में धमकी भरी ईमेल भेज रही थी। मुख्य आरोपी की पहचान चेन्नई निवासी रेनी शोजल्डा के रूप में हुई है, जो रोबोटिक्स में प्रशिक्षित है और वर्तमान में डेलॉइट कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद सिंघल ने बताया कि रेनी जोशिल्डा का एक तरफा प्रेम संबंध दिविज प्रभाकर नामक युवक से था, जिसे वो शादी करना चाहती थी। लेकिन फरवरी 2025 में दिविज ने किसी और से विवाह कर लिया। इस बात से नाराज होकर रेनी ने दिविज को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने दिविज के नाम से कई ईमेल आईडी बनाई और डार्क वेब के जरिए बम धमकी जैसे ईमेल भेजने शुरू किए। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरी हकीकत, क्या पूछताछ में सामने आया है? पिछले एक साल में देखें तो बहुत सारी मेल्स जो निकलती थी कि ऐसी मेल आती थी कि आपके स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तब नेक्स्ट डे सिविल हॉस्पिटल में भी ऐसी मेल की गई कि इसकी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। तो इसके अलावा भी टोटल अहमदाबाद सिटी में 21 बार अलग अलग मेल हुई है। इससे पहले देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई, फिर जेनीवा स्कूल सरखेज में हुई, दीवी जोत स्कूल भोपाल में हुई, लास्ट सिविल हॉस्पिटल में हुई। इसके अलावा इन्होंने 11 अलग अलग स्टेट्स में भी, जहां भी कोई बड़ा पब्लिक प्रोसेशन हो, रिलीजियस प्रोसेशन हो, वीवीआईपी विजिट्स हो, उससे पहले ये लोग मेल करते थे। इसमें जो मेन एक्यूज हमने पकड़ा है उसका नाम है रेनी जोशिल्डा, जो चेन्नई की रहने वाली है। इंजीनियरिंग की है चेन्नई से बीई और उसके बाद रोबोटिक्स का कोर्स किया है और अभी करंटली वो सीनियर कंसल्टेंट है डेलॉइट कंपनी में। उसका वन साइडेड अफेयर था एक दिविज प्रभाकर करके, और ये चाहती थी कि दिविज प्रभाकर से उसकी शादी हो, परंतु इसी साल फरवरी महीने में दिविज प्रभाकर ने दूसरी लड़की से के साथ शादी की, तो उसकी वजह से ये दिविज प्रभाकर को फ्रेम करना चाहती थी। इसने अलग अलग ईमेल आईडीज क्रिएट किए, जिसमें दिविज प्रभाकर 0@gmail.com, पाकिस्तान jkweb@gmail.com, देन प्रभाकर दिविज जीमेल 295 दिविज प्रभु और अंजनी डोला, अलग अलग नाम से उसने ईमेल आईडी क्रिएट किए। ईमेल आईडी क्रिएट करने में जो नंबर डालती थी, मोबाइल नंबर, वो भी वर्चुअल नंबर होते थे। और जब ये मेल वगैरह यूज करती थी या मेल भेजने के लिए, या ईमेल स्टेडियम की हो, सिविल हॉस्पिटल्स की हो, स्कूल्स की हो, तो वो टॉर ब्राउजर यूज करके डार्क वेब से सारा जो मेल आईडी सक्सेस करती थी। 11 स्टेट्स की पुलिस साइबर अहमदाबाद को कांटेक्ट कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती थी, पर डीसीपी साइबर लवीना जी, सीपी सर ने जो टीम बनाई थी, एसीपी हार्दिक माकड़िया, एसीपी साइबर अजीत राजियन, डीसीपी क्राइम, और इनके पूरे देखरेख में ये काफ़ी दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जैसा कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, अपने सारे डिजिटल ट्रेल कभी भी रिवील नहीं करती थी, तो परंतु कहीं एक छोटी सी गलती ने
और हमारी साइबर और क्राइम ब्रांच की सतर्कता ने इसको ट्रैक किया। इसको ट्रैक के अलावा चेन्नई इसके घर तक पहुंचे, वहां से इसको पकड़ा और काफ़ी हद तक जो डिजिटल एविडेंसेस हैं और पेपर एविडेंसेस हमें मिले हैं। और इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा मॉड्यूल जो, क्योंकि जब भी कोई मेल करता था तो आप समझ सकते हैं लोकल पुलिस वहाँ जाती थी, BDDS की टीम जाती थी, और जहाँ पे मेल होती थी, चाहे वो स्कूल है, चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, एक दहशत का माहौल खड़ा होता था। तो इसको पकड़ने में काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। और रथ यात्रा से पहले, जैसा कि आप समझते हैं कि सबसे बड़ा रिलीजियस प्रोसेशन अहमदाबाद और गुजरात का गिना जाता है, तो र्यूमर मॉन्गरिंग ना फैले और ऐसी कोई होक्स मेल्स ना आए, उसको बस्ट करने में जो साइबर क्राइम का जो बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इन दोनों ऑफिसर्स को बताना चाहूँगा कि CP सर, DG सर और HM सर ने इनके लिए काफ़ी स्पेशल इनाम क्राइम ब्रांच के लिए भी घोषित किया है। धन्यवाद। और अब अगली खबर, लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में संजीव अरोड़ा की बढ़त पर बोले सौरभ भारद्वाज, जनसेवा के कारण मिली जिम्मेदारी, जल्द मिल सकती है बड़ी भूमिका। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की मजबूत बढ़त पर दिल्ली आप अध्यक्ष और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरोड़ा को टिकट देने के पीछे उनकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका बड़ी वजह रही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राज्यसभा सांसद रहते हुए संजीव अरोड़ा ने लुधियाना में काफी काम किया। वे वहां अपने सामाजिक कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और लोगों में काफी लोकप्रिय है। ये उनकी भी इच्छा थी कि वे विधायक बनकर सरकार के साथ मिलकर लुधियाना की सेवा करें, इसलिए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी और वे आराम से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। काफी चर्चा रही थी जब आपने अपने राज्यसभा के सांसद को वहाँ पे कैंडिडेट बनाया, अब वो जीत रहे हैं, जब विधायक बनेंगे तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी के राज्यसभा जाने की कोई चर्चा संभावना है? देखिए, संजीव अरोड़ा जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे एक कारण ये था कि उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद रहते हुए लुधियाना में बहुत काम किए और उनके सोशल वर्क के लिए वो लुधियाना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और संजीव अरोड़ा जी की भी इच्छा थी कि वो लुधियाना में एक विधायक के तौर पे सरकार के साथ मिल के सेवा कर सकें, उसका दायित्व उन्हें दिया जाए। तो पार्टी ने उनको ये दायित्व दिया था और मुझे लगता है कि वो ये सीट आराम से अब जीत रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया है कि वो आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है उस पंजाब की सरकार में भी दी जा सकती है। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, वो पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, जो PAC है, वो बैठेगी, चर्चा करेगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। अभी जैसे दिल्ली का जो परिणाम आपको लगता है। और अब अगली खबर, एकल माताओं के बच्चों को OBC प्रमाण पत्र न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सरकार ने मानी खामी, अधिवक्ता डॉक्टर दानिश शक्तिवत्स। एकल माताओं के बच्चों को उनकी मां की जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ न दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। अधिवक्ता दानिश शक्तिवत्स ने बताया कि अपनी काउंटर एफिडेविट में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि एकल माताओं के बच्चे चाहे वो गोद लेने, तलाक या अलगाव के कारण हो, OBC आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे। ये एक गंभीर खामी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इस मामले में जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है और कहा है कि राज्य सरकार इस विषय में उपयुक्त कानून या नियम बनाए। सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में ये माना है कि सिंगल मदर को अडॉप्शन के बाद या सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद ये रिजर्वेशन OBC कैटेगरी में उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है और ये सीरियस लूप होल है। और इसके लिए लेकिन उन्होंने स्टेट पर ये जिम्मेदारी डाली है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए वो कानून लाएं जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से फैसिलिटेट करेगी इस कानून को लागू कराने के लिए। अभी अगर हमारी रिसर्च पे जाया जाए, अभी सिवाय गोवा के और कोई स्टेट इस तरह के किसी भी प्रावधान को नहीं लागू करी हुई है जहां पे सिंगल मदर के बच्चों को, सिंगल मदर जो OBC कैटेगरी के है उसके बच्चों को ये सर्टिफिकेट अलाउ किया जाए। तो हमारा ये है कि जिस तरह से SC ST कैटेगरी में सिंगल मदर को अलाउड है कि वो अपने बच्चों को भी SC ST कैटेगरी के उसमें रिजर्व करा नाम ला सकती है, उसी प्रकार OBC कैटेगरी में भी ये नियम लाना चाहिए। वो अलग बात है कि ये क्रीमी लेयर है कि नहीं क्रीमी लेयर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये मुद्दा भी अपने काउंटर में डाला है कि क्रीमी लेयर भी है, ये भी डिसाइड करना है। हमारा कहना है कि एक बार OBC डिसाइड हो जाए, बाद में अदर जो क्राइटेरिया है उस पर कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइन लाई जा सकती है। और अब अगली खबर,
ग्वालियर बेंच परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस चलाएगी अभियान, बीजेपी ने बताया घड़ियाली आंसू। कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर एक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि ये संविधान निर्माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पर भाजपा विधायक भगवंत दास साबनानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र कुछ और है, ये लोग हमेशा मुखौटा पहनकर काम करते हैं। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूँ, दशकों की उपेक्षा के लिए कॉन्फ्रेंस अब घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र कुछ है, मुखौटा लगा करके ये काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जीतू पटवारी जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के वो उस न्यायालय में वहाँ प्रतिमा लगे, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब उनको मालूम है, जो कोर्ट की परिधि होती है उसमें न्यायालय का निर्णय अपना होता है और उन्होंने समिति बना दी है। समिति के निर्णय के बाद होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर के उनकी चैत्य भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उन्होंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की वो शिक्षा की भूमि या महापरियाण, इन स्थानों पर कभी कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और 55 साल तक देश में एक तरफा राज करते रहे। ये भी कोई अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और पंच तीर्थ बना करके हम सब उस तीर्थ पर दर्शन करने जाए, ये काम हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान की रक्षा करने का संकल्प हम हर स्तर पर लेते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी ये बताइए, इतने योग्य व्यक्तित्व होने के बाद उनको भारत रत्न आपने क्यों नहीं दिया? आपकी पार्टी की सरकार, अपने घर में तो उन्होंने भारत रत्न रख लिया, जीते जी रख लिया, लेकिन जो योग्य व्यक्ति थे उनको मरणों उपरांत भी नहीं दिया। ये काम भी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलने वाली सरकार में हुआ। इसलिए ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और जनता को बताएं और करबद्ध होकर के, साष्टांग होकर के बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से माफी मांगे। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। गुजरात और पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर संजीव झा का बयान, देश में एक नया रास्ता खुल रहा है। गुजरात में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है। गुजरात और पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर पार्टी विधायक संजीव झा ने इसे एक बड़ी सफलता करार दी। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ 2 सीटों की नहीं बल्कि देश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है। संजीव झा ने कहा कि एक बड़ी जीत है और मैं मानता हूं कि देश में एक नया रास्ता खुल रहा है। ये जीत दिखाती है कि अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गुजरात जैसे गढ़ में भी कम हो रही है। सरकार ने हर तरह का दबाव और तंत्र इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की जनता ने मजबूती से आम आदमी पार्टी का साथ दिया। ये बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि ये जीत देश में एक नया रास्ता खोल रहा है। ये जीत दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब गुजरात में भी कम हुई है। तमाम तरह के तंत्र लगाने के बावजूद गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी और ये परिणाम ये दर्शाता है। अब 2022 से भी तुलना करें तो उससे बड़ी ये जीत है। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की नीति है, जो अरविंद केजरीवाल के जो काम के मॉडल हैं, अब उस मॉडल की जरूरत हर एक प्रदेश को है और गुजरात की जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी के काम की मॉडल, काम की राजनीति अब गुजरात में भी आए। तो मुझे लगता है कि ये तमाम लोग जो एक सपने पाल रखे थे, आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई, जो रोज ये सपने देखते हैं, मुझे ये लगता है कि उन पर जोरदार तमाशा है और देश में अब आम आदमी पार्टी की सरकार के जो काम के तरीके हैं वो तरीके हर प्रदेश को चाहिए, वो दर्शा रहा है। और अब अगली खबर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजुमदार का बयान। अब भी उठते हैं सवाल, क्या ये स्वाभाविक मृत्यु थी या हत्या? भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि देश आज भी उनके बलिदान को याद करता है और कई सवाल अब भी अनुत्तरित है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि आज 23 जून को हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। उस समय जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। आज ही के दिन यानी 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था। इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और आप जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए परमिट लगता था। उस परमिट प्रथा की विरोध करते हुए वो बिना परमिट लिए हुए जम्मू कश्मीर में घुसे थे। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जेलों में रखा गया और संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि उनकी मौत
इतनी संदिग्ध हालत में हुई कि वो मौत है या स्वाभाविक मौत है या मर्डर है एक तरीके का, इसको लेकर सवाल है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सपना था, वो जो बोलते थे एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान, नहीं चलेगा, और उनकी सपना पूरा हुआ है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के प्रचेष्टा से, कोशिश से 370 और 35A जैसी कानून भारत के संविधान से हटा दिया गया है, और मुझे लगता है कि इससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बलिदान है उसको सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। आज 23 जून हम पश्चिम बंगाल में हर शक्ति केंद्र में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती का बलिदान का पालन कर रहे हैं, और हर शक्ति केंद्र में फोटो लगाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भेजा गया है पार्टी की तरफ से, और हर शक्ति केंद्र में हम इसको मना रहे हैं और उनके बलिदान को हम फिर से याद कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर जो भारत का सच में इंटीग्रल पार्ट बन गया है, हिस्सा बन गया है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान के वजह से ही संभव है। और अब अगली खबर, सपा ने निष्कासन पर बोले बीजेपी विधायक मनोज कुमार पांडे, जिस पार्टी को मैंने 1 साल पहले छोड़ा उसे निष्कासन कैसे किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी से निष्कासन को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी विधायक मनोज कुमार पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में निष्कासन का सवाल ही नहीं उठता। मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मैंने समाजवादी पार्टी को आधिकारिक रूप से छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, इसलिए ये सुनकर मैं खुद भी हैरान हूँ और आप भी होने चाहिए कि जिस पार्टी को मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया उससे मुझे निष्कासित कैसे किया जा सकता है। देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विषय है, ये पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जन जन लोग जानते हैं, 27 करोड़ जनता जानती है उत्तर प्रदेश को, देश की जनता भी जानती है कि जब भगवान प्रभु राम का सवाल आया, देश के 110 करोड़ सनातनियों का सवाल आया, आस्था पर गाली देने का सवाल आया, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का सवाल आया, अति पिछड़े और दलित भाइयों के हकों को छीनने का सवाल आया, इन तमाम चीजों को लेकर के आज से 1 वर्ष पहले 18 मई 2024 को ही लाखों लोगों के बीच में भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गौरवशाली उपस्थिति में हमने ऑफिशियल रूप से समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं और आपको भी आश्चर्यचकित होना चाहिए कि जब 1 साल से मैं उस दल में हूं ही नहीं तो निष्कासन किसका हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं कि अंतरात्मा की बात, ये ठीक बात है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, अंतरात्मा उसी की जगेगी जिसकी जीवित होगी, मरी हुई अंतरात्मा कभी जीवित नहीं होती। और मैं अपने ऊंचा हार की उस सम्मानित जनता के अनुग्रह से विधायक हूं, जिनके चरणों का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका समर्थन हमें लगातार मिलता है और मैं जीत करके आता हूं। और जो मेरे साथ आज भी चट्टान की तरह, हिमालय पर्वत की तरह ऊंचाहार का गरीब, कमजोर, माताएं, बहनें, पिछड़े, दलित, अगड़े सब मिल करके हमारे साथ खड़े हुए हैं, मेरे लिए गर्व की विषय का सवाल है। और मैंने फिर कहा, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही मनोज पांडे की पहचान है। जहां अत्याचार होगा वहां मनोज पांडे खड़े रहेंगे। संघर्षों का भरा हुआ जीवन था, कांटों पर ही चल करके मैंने जीवन में आगे बढ़ने का काम किया है, और अनुग्रह की ओर परमपिता परमेश्वर और ऊंचाहार की जनता का। और अब अगली खबर, ईरान इजराइल तनाव पर भारत की स्थिति स्पष्ट हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को लेकर भारत में बनी असमंजस की स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट होती दिख रही है। इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पहल की सराहना की। मौलाना रजवी ने कहा, ईरान और इजराइल के टकराव को लेकर भारत में भ्रम और अनिश्चितता बनी हुई थी। लोग ये जानना चाहते थे कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी और नेतृत्व की सोच क्या है। भारत में ईरान और इजराइल की जंग को लेकर के एक असमंजस और कश्मकश की सूरत हाल दरपेश है, और भारत के लोगों का ये सोचना था कि हमारी सरकार का क्या रुख है और इस जंग के सिलसिले में भारत के मुखिया का क्या नज़रिया है। तो कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के वज़ीर आज़म
मसूद से बात की और बात करने के बाद में मोदी जी ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया और एक मॉरल सपोर्ट की बात की और ईरान से संयम बरतने की बात कही है। तो इससे भारत के लोगों का जो कश्मकश की सूरत हाल थी वो दूर हो गई और इससे एक ये मैसेज गया कि भारतीय सरकार वो ईरान को मॉरल सपोर्ट कर रही है। चूँकि भारत के ताल्लुकात ईरान से बहुत पुराने हैं और बहुत सारा साजो सामान ईरान से भारत आता है और यहाँ पर कच्चे तेल की गैस की जो खपत है वो तकरीबन 55% ईरान से बरामद होता है। तो इसलिए भारत के लिए ज़रूरी था कि ईरान के साथ में अगरचे वो खुलकर नहीं आता है तो ताल्लुकात की बुनियाद पर वो इजहार हमदर्दी करें। और अब अगली खबर, आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत दर्ज की। मंत्री बलबीर सिंह ने कहा, ये आपके लिए बड़ा दिन है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने शानदार जीत दर्ज की है। इस मौके पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा, यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। हमने पंजाब और गुजरात दोनों जगहों पर शानदार जीत दर्ज की। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। पंजाब में भी जीत हुई है हमारी और बहुत ही एक इम्प्रेसिव जीत हुई है और गुजरात में उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव जीत हुई है। ये हमारे लिए, हमारे कैडर के लिए और ये सारा इसलिए हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल की सोच है वो लोगों को पसंद आ रही है। पंजाब में भी, गुजरात में भी, पूरे देश में भी, बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमें अच्छी वोट मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, देश के लिए। हम आने वाले समय में दुगनी और चुगनी 4 गुना जो मेहनत है वो करेंगे। पूरे जी जान मार के हम काम करेंगे अपने देश के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान मजदूर के लिए, कर्मचारियों के लिए, सारे जो काम करने वाले लोग हैं हम उनमें से एक है और उनके लिए हम काम करेंगे। और जो हमारी पॉलिसीज है, ये अर्बन वोटर ने जो हमारा पंजाब में जो हमें हमारे काम के ऊपर मोहर लगाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पार्टी इसको 2027 का ड्रिलर बता रही थी इस रिजल्ट को, क्या समझते हैं आप इसे? तो ठीक है, वो अब आ गया सामने, उनके रिजल्ट आ गया तो कोई बात नहीं जी। मैं तो कह रहा हूँ ये लोकराज है, उसमें जो विरोधी पार्टी भी चाहिए होती है। तो एक साफ सुथरी इलेक्शन लड़ी है हमने। मैं उनको भी बेनती करता हूँ कि साफ सुथरी इलेक्शन लड़े, ड्रामेबाजी ना करें। और कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन हो गई है, हम जीत गए हैं, कोई बात नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। पंजाब तो एक है, पंजाब को नशा मुक्त करना है, ये सबका उनको भी हमारा साथ देना होगा। इसके लिए सबको हमारा साथ देना होगा, मीडिया भी साथ देगा। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्या पद दिया जाएगा? देखो ये तो ये प्रेरोगेटिव है नेशनल लीडरशिप का। जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, जो पीएसी अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का और मनीष सिसोदिया जो हमारे प्रभारी हैं, ये वो फैसला करेंगे। लेकिन वो कह चुके हैं तो कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। जो अरविंद जी कहते हैं वो कर देते हैं, हो जाएगा, बनेगा। राज्यसभा कौन जा रहा है सर? ये सारा फिर वही नेशनल लीडरशिप का काम है, वो डिसाइड करेंगे। पढ़ने की क्या तैयारी रहेगी स्थायी के लिए? स्थायी के लिए हम अपना काम करेंगे, हमारी काम की राजनीति है हमारी काम। महिलाओं वाला 1000 रुपये कब तक? वो सारा कुछ करेंगे जी। जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं लुधियाने के लोगों के साथ, पंजाब के सारे वादे पूरे करेंगे। बाकी सब किए हैं तो वो भी करेंगे। नशा विरोध कितना सक्सेस है? बहुत कामयाब है जी, बहुत कामयाब है। मैं आज भी डेली जाता हूँ कहीं ना कोई नशा छुड़ाऊ केंद्र में। वहाँ पे माँ बाप और आके बैठे हुए थे बुजुर्ग 15-20, और वो मेरे गले लग के रो रहे थे कि कोई सरकार आई है जिसने हमारी सार ली है। और हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी ये इसको सिरे लगा देना, इसको छोड़ना मत बीच में। आयुष्मान कार्ड पंजाब में नहीं चल रहा, आपके अल्टरनेट? आयुष्मान का कहीं कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, चल रहा है, पुराना कोई नहीं है। अभी तो 3 करोड़ लोगों का बनाने जा रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।